पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मैं कौन हूँ? मेरा जन्म क्यों हुआ है? मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ये सभी प्रश्न आपके मन में भी आते हैं? नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का पुस्तक प्रेमियों के इस खास कार्यक्रम मेरी कलम में। दर्शकों, जन्म मरण के चक्र के पीछे का रहस्य लगभग हर कोई जानना चाहता है। कुछ लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कई गहरा अध्ययन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन प्रश्नों का उत्तर जाने बिना ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। आज जिस लेखक से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनके जीवन में भी यही सब प्रश्न उन्हें घेरे हुए थे, लेकिन उनकी उत्तर जानने की जिज्ञासा या इच्छा इतनी प्रबल थी कि उनको उनके प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलते चले गए। जिन लेखक की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रिया अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। साथ ही अब तक ये 4 किताब लिख चुके हैं। जिस किताब की चर्चा आज हम इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं, उसका नाम है द हिमालयन मास्टर एंड द सिक्स्थ सेंस। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रिया अभिषेक शर्मा जी का, और जानते हैं उनसे ही उनकी जुबानी उनकी कहानी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जो मेरा सबसे पहला प्रश्न है वो यही है कि आपने पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है, लेकिन जो आपने बुक लिखी है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर बेस्ड है। तो ये दोनों ही विषय जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो मैं सबसे पहले आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे आप जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़े। बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है कि एक पॉलिटिकल साइंस की बैकग्राउंड वाले व्यक्ति ने स्पिरिचुअल थीम के ऊपर पुस्तक लिख दी, और यूँ ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत भी होता है कि जैसे एक नदी के 2 तीर हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने शुरू में कुछ रखे, ये ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हों, चाहे आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हों, चाहे आप साइंटिस्ट हों, या किसी अन्य प्रोफेशन में आप हों, एक आध बार व्यक्ति इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरता है, जिसमें इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर खोजता है। मैं कौन हूँ, जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या जीवन का कुछ अर्थ है, या दुख क्यों है। तो जब आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हैं, तो आप स्वीकार करें चाहे ना करें, आप ऑलरेडी आध्यात्मिक प्रश्नों के ऊपर विचार कर रहे हैं। और जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, तो देखिए, जब आप आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो आध्यात्मिकता प्रथम स्तर के ऊपर तो व्यक्ति में कुछ सुधार लाना चाहती है, और उच्च सुधार के पश्चात वो दूसरे व्यक्ति में सुधार लाना चाहती है, फिर वो समाज का सरोकार करती है, फिर वो समस्त राष्ट्र की बात करती है। और आपको मैं एक बहुत हैरानी भरी बात बताता हूँ। ऋग्वेद में 12 बार राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और यदि सारे वेदों की बात करें तो 250 से ज़्यादा बार राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अन्य शब्दों में हमारा जो चिंतन रहा है, ऋषि मुनियों का चिंतन रहा है, वो राष्ट्र और समाज से अभिन्न कभी नहीं रहा है। तो उस सेंस में देखा जाए तो चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपको उस ट्रूथ तक ले जाने की क्षमता रखता है। जी, तो सर, मतलब अध्यात्म और आपने पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ा। तो सर, अगला प्रश्न जो मेरा है, आपने 4 बुक्स अभी तक लिखी हैं, तो आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लिखने की बचपन में, जब आप 7वीं 8वीं कक्षा में जब आप होते हैं और इंडिपेंडेंटली अपना विचार करने लगते हैं लाइफ में कि मैं बड़ा होकर क्या बनूं, तो एक तो वे सपने होते हैं जो आपको आपके माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ जब मैंने उस किस्से को मैं याद करता हूं, जब फर्स्ट टाइम मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, तो एक भीतर से इंट्यूटिव थॉट सा एक आया
कि मुझे जो है कुछ लिखना है जीवन में, लेकिन बहुत क्लियर उस समय वो थॉट नहीं था। फिर जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी का अपना काम कर रहा था, और मैंने जो एक अपनी जो फर्स्ट बुक है द अलायंस विदाउट एनिमी, उस पुस्तक के ऊपर मैंने 7 साल तक काम किया था। तो उस पुस्तक को लिखते हुए मुझे यूँ लगा कि शायद जो मेरा क्षेत्र है, मुझे इस प्रकार की कोई पुस्तक लिखनी है जिसमें कुछ एक कहानी को मैं शेयर कर पाऊँ। और चूँकि मैं पैरेलली एक कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के जीवन में चल रहा था, तो उन प्रश्नों के इस क्रम में कुछ किताबें मैंने पढ़ रखी थी, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी थी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स थी, और उन किताबों के पश्चात अपने में बहुत सारा रूपांतरण मैंने महसूस किया था। तो मुझे यूँ लगा कि मुझे ये पुस्तक लिखनी है, क्योंकि पैरेलली मैं एक सीख कर रहा था, किसी चीज़ को खोज रहा था। हालांकि स्पिरिचुअलिटी का नाम देना भी उसे उचित नहीं था, अपने आप को ही खोजने का कुछ प्रयास कर रहा था। लेकिन जब कोरोना की जब पहली लहर आई, तो उस दौरान शायद वो परिस्थितियाँ जो आपको समय चाहिए होता है, एकांत चाहिए होता है, एकाग्रता चाहिए होती है, वो मिली और मैंने इस कहानी को लिखा। और इसमें एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे कुछ जो मित्र थे, जब उनके साथ मैं अपनी इस आध्यात्मिक स्टोरी को शेयर करता था, तो उन मित्रों में से कुछ खास मित्रों ने मुझे ये बोला कि आपकी ये कहानी जो है पब्लिक के पास जानी चाहिए। तो पता नहीं कैसे उस दौरान मैंने इसको लिख डाला। जी सर, इसका टाइटल भी बहुत एकदम अलग है, द हिमालयन मास्टर एंड द सिक्स्थ सेंस। तो ये टाइटल आपके दिमाग में कैसे आया? आपने क्या सोचा, क्या विचार थे इस टाइटल को रखने के पीछे? तो जब आप पुस्तक लिख रहे हैं, जब आप पुस्तक लिख रहे होते हैं, तो आप एक मेंटल ऑर्गेनाइजेशन के दौर से गुजर रहे होते हैं, और लंबे समय तक आप उस आइडिया को एलेबोरेट कर रहे होते हैं। तो उस एलेबोरेशन के दौरान आपके माइंड में ऑब्वियसली टाइटल्स भी बहुत सारे आते हैं। तो 10-12 टाइटल्स थे जो मैंने शुरू में सोचे थे कि इस पुस्तक के रखूँगा। और टाइटल देखिए, पुस्तक की सिलेक्शन में एक पाठक के नाते सबसे पहले तो मैं एज अ रीडर अपने आप को रख करके देख रहा था कि एज अ रीडर मेरे को कौन सा टाइटल अच्छा लगेगा। दूसरा, टाइटल मिसलीडिंग भी नहीं होना चाहिए, जो आपकी कहानी है उसके थीम के साथ मैच करता हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कोई 3-4 के करीब टाइटल्स जो थे वो फाइनल कर लिए। फिर सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं है, आपके दर्शकों को जो अच्छा लगे वो अच्छा है। तो फिर मैंने एक सर्वे सा किया, अपने जो नज़दीकी मित्र थे या एक्वेंटेंसेस थे, उनको मैंने ये भेजे जो 4 टाइटल्स थे, और उनसे पूछा कि आप कौन सा टाइटल पसंद करेंगे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियंस आए, उन्होंने ये बोला कि ये द हिमालयन मास्टर एंड द सिक्स्थ सेंस जो था, आप इसको रखिए। लेकिन इसमें मैंने एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी सब टाइटल के रूप में चुना था। लेकिन एक हमारे मित्र थे, उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि अभी बायोग्राफी शब्द का तो इस्तेमाल ना करें, ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि वो तो फिर आगे जब आपका जीवन जब उस स्तर के ऊपर पहुंचेगा जा करके तब इस्तेमाल करना। तो आई डेयर टू ट्रैवल द स्पिरिचुअल पाथ, तो ये वाला जो एक सब टाइटल था, ये मैंने उस दौरान चुना था। जी, तो सर इस पुस्तक में आपने अपनी 2 दशकों की जो जर्नी रही है वो हमें हमारे साथ साझा करी है। तो सर पुस्तक की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। जैसे कि आपके मन में बचपन से ही ये प्रश्न रहते थे कि आप कौन हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये सभी प्रश्न आपको बचपन से ही घेरे हुए थे, लेकिन आपने इस बुक में ये भी लिखा है कि आप एक रैशनलिस्ट और एग्नोस्टिक टाइप के पर्सन थे। तो ऐसे में अध्यात्म का मार्ग आपने कैसे चुना? तो देखिए, हालांकि रैशनलिस्टिक भी था और एग्नोस्टिक भी था और विद्रोही स्वभाव भी था, और कोई भी चीज़ बिना तर्क के स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो शायद ये जैसे कि वेद का एक सूत्र है कि जिस चीज़ का आप निषेध करते हैं उसका विधेय हो जाता है, देयर इज़ अफर्मेशन इन एवरी निगेशन। तो शायद वही एक कारण रहा होगा कि जिस चीज़ का मैं विरोध कर रहा था, इन प्रश्नों को भी खोज रहा था, तो वहाँ बाहर से तर्क के क्षेत्र से शायद भीतर अनुभव के क्षेत्र में मैं पहुँच गया। उसी दौरान बचपन में 1-2 मेरे को किस्से याद आते हैं। ऑल इंडिया टूर के ऊपर गए थे, पेरेंट्स के साथ गए थे, और कन्याकुमारी हम गए थे, और विवेकानंद रॉक, उसमें समुद्री जहाज़ लेकर के आप विवेकानंद रॉक में पहुँचे। तो वहाँ जा कर के एक मेडिटेशन हॉल है भीतर। तो अभी 7वीं-8वीं कक्षा में पढ़ता था मैं, तो पिताजी कहते कि अभी अंदर चलना है, लेकिन बात नहीं करना अंदर जा कर के। तो मैं अंदर चला गया, अंदर देखा तो एकदम से अंधेरा था। बड़ी मुश्किल से एक स्थान लेकर के बैठ गया, इर्द गिर्द देखा सभी लोग आंखें बंद करके बैठे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और वो आंखें बंद करने के पश्चात कुछ समय तक तो एक डर सा लगा,
लेकिन फिर जैसे ही मैंने अपने विचारों को पता नहीं क्यों ऑब्जर्व करना शुरू किया तो विचार लुप्त से हो गए और भीतर किसी मौन से क्षेत्र में मैं घुलता चला गया। तो वो एक्सपीरियंस मैं आज तक नहीं भूला। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस ने देखो इतना बड़ा इम्प्रेशन माइंड के ऊपर छोड़ा कि अभी तक मैं उसको याद करता हूँ। उसके बाद कोई 3-4 वर्ष के बाद की बात है, दिल्ली में गए तो दिल्ली में लोटस टेम्पल है। लोटस टेम्पल का जो प्रेयर हॉल है ना, वहाँ भी साइलेंस में बैठना पड़ता है। तो मैं जब साइलेंस में वहाँ बैठा तो कुछ सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ भी हुआ। फिर आगे जब मैं अभी इन बातों को याद करता हूँ तो शायद वो जो जिस एक रैशनलिस्टिक और एग्नोस्टिक व्यक्ति को एक अनुभूति चाहिए थी किसी अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए, तो शायद वो ऐसे अनुभव थे जिन्होंने मुझे इस आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बाद के जीवन में ले जाकर के पहुंचा दिया। जी, तो आपने अध्यात्म को नहीं चुना, अध्यात्म ने स्वतः ही आपको चुन लिया। मतलब आपके प्रश्न जो आप खोजने की कोशिश कर रहे थे, जिनके उत्तर स्वतः ही आपको उसके उत्तर जो है धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए। अध्यात्म की ओर जो आपका सफ़र है स्वतः ही बढ़ने लगा। तो सर, अगला प्रश्न जो मेरा है कि जैसे कि आपको स्वतः ही आप इस मार्ग पर आगे बढ़े, तो जो आपने बुक में लिखा है कि एक दिन आपको जो है एक सपना आया जिसमें आपको कुछ संत जो हैं बात करते हुए दिखे और एक संत आपको अपनी तरफ आते हुए दिखा जो आपके भीतर प्रवेश कर गया और उसके बाद आपको अपना घर, अपना कोर्टयार्ड दिखा कि वहाँ पे वो संत बैठे हुए हैं। और उसके अगले दिन आपको आपके पिताजी का कॉल आता है कि एक संत जो है रात में आपके घर रुके थे। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पूरे एक्सपीरियंस को विस्तार से हमारे साथ शेयर करें और हमारे दर्शकों को भी बताएं। 22 वर्ष की मेरी आयु थी और धर्मशाला में उन दिनों में पढ़ा करता था। और चूँकि उससे कोई 1-2 साल पहले से ये जो आपने प्रश्न पूछे, ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो थे, इनके ऊपर कुछ विचार करना मैंने शुरू किया था। और उस दौरान एक तो मेरे मित्र भी थे, तो बीच में ओशो, कृष्णमूर्ति की डिस्कशंस हुआ करती थी, लेकिन मेरी ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं थी, मैं सुनता रहता था। तो उस दौरान मुझे ये सपने, इस तरह के बहुत सारे संत सपने में आने लगे। कई जो थे भस्म लपेटे हुए शरीर के ऊपर जाया करते थे और इस तरह के एक्सपीरियंसेस उस दौरान हुए। लेकिन मैं उसको यदि साइको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं चूँकि आप जीवन की अर्थ अथवा निराशा के प्रश्नों को लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं, तो शायद आपके माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने मंकहुड के रूप में एक नई पॉसिबिलिटी को आपके सामने प्रोजेक्ट कर दिया होगा। ऐसा मुझे बाद में लगा, जो कि मैंने अपना सिगमंड फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स और बाकी पुस्तकें जो पढ़ी इस क्षेत्र में। लेकिन ये एक घटना अवश्य घटी थी कि इन सपनों के दौरान ही एक संयोग कह लीजिए या आप मेल कह लीजिए, एक हिमालयी योगी से निसंदेह मुलाकात हुई और उनका मिल जाना एक पूर्णतः संयोग ही था। और वो मुलाकात जो थी वो जीवन में, उस मुलाकात ने बहुत दिशा को परिवर्तित करने में या एक जो वो बीज रूपी जो प्रश्न थे उसको स्पष्ट करने में बहुत मदद दी। तो सर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी मुलाकात कैसे हुई उनसे? जो हिमालयन योगी घर पर आए तो वो एक दिन पहले आपके घर आए थे, लेकिन उसके बाद जब आपके पिताजी ने आपको बोला कि वो अगले शनिवार आने वाले हैं लेकिन आप फिर नहीं गए, तो कैसे आपकी मुलाकात फिर उनसे हो पाई? हाँ, वो बहुत दिलचस्प किस्सा है। एक्चुअल में पिताजी मेरे अध्यापक, रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। तो छुट्टी के पश्चात सड़क किनारे खड़े होकर के बस का वेट कर रहे थे। तो आगे से एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में एक संत बैठे हुए हैं और स्वामी विवेकानंद की यदि आपने चित्र देखा हो, उन्हीं की भांति उनकी फिज़ीक एंड वो कांति चेहरे के ऊपर थी। तो पिताजी से वो रास्ता पूछते हैं जाने का, तो पिताजी उन्हें रास्ता बता देते हैं। तो उनसे पूछ लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो पिताजी बताते हैं मैं भी इस तरफ जा रहा हूँ। तो आइए बोला गाड़ी में बैठ जाइए। तो गाड़ी में बैठ गई। तो जब गाड़ी में बातचीत की तो फिर पिताजी ने बोला कि हमारा घर है तो क्यों ना आप 2 मिनट के लिए चरण डाल दीजिए। तो वे उस ना केवल 2 मिनट के लिए रुके बल्कि उस रात वहीं रुके। लेकिन मैं वहाँ घर में नहीं था, मैं क्योंकि धर्मशाला में पढ़ता था। तो ये घटना हो गई और उसके पश्चात पिताजी का मुझे फ़ोन आया और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कोई महात्मा जी मिले थे और बहुत अच्छे महात्मा जी थे, तो आपको आना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, अगले शनिवार को घर आएंगे वे। तो मैं मन में विचार आया कि पता नहीं कौन सा बाबा मिल गया, गांव में गया होगा, मिल गया होगा पेरेंट्स को, और कोई ज़्यादा उत्तेजित अथवा कोई ज़्यादा मेरे मन में उनसे मिलने का भाव नहीं आया। तो फिर उसके बाद अगले शनिवार को जानबूझ के मैं घर नहीं जाता हूँ और उससे अगले शनिवार को जब घर पहुँचता हूँ तो
तो पता चलता है कि वो संत जो थे वो पिछले शनिवार को आने वाले थे, लेकिन उस दौरान नहीं आए। तो अभी 15 मिनट पहले पिताजी मुझे बताते हैं कि उनका फ़ोन आया, वो आज आने वाले हैं। जी। तो मन में कुछ अच्छा लगा, मैं कहा चलो ये तो अच्छा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा मौन ही रहा। उसके बाद वे रात को पहुँचते हैं, थोड़े लेट हो गए थे। तो मुझे अभी भी याद है, वो एकदम से अपनी गाड़ी से अपना अटैची रोलिंग सूटकेस निकाल रहे थे, और जैसे ही पलट के देखे तो एकदम मैं देख के बहुत स्तब्ध रह गया उनको देख के। तो फिर जैसे ही मैं पाँव हाथ लगाए तो पिताजी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, और वो इंग्लिश बोलते थे बहुत अच्छी, एंड वाज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। अंदर बिठा दिया ले जा कर के। तो जो एक प्रथम इम्प्रेशन होता है वो उसको, उनके हाव भाव, उनकी शारीरिक बनावट, उससे मैं आधा तो मेरे डाउट्स जो थे वो वहीं ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने 1 घंटे तक लगातार उनसे प्रश्न पूछे, और बहुत चुभने वाले प्रश्न। संन्यास क्यों लिया, आप कौन हैं, नागा ट्रेडिशन के थे वे। तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बहुत सरल तरीके से, बिना अनएजिटेटेड वे में मुझे सारे के सारे आंसर्स देते रहे, और मेरे प्रश्नों का जो थे वो समाधान करते रहे। तो उसके बाद जब मैं उठ के गया तो मुझे यूँ तो लगा कि ये व्यक्ति यदि संत ना होता और लौकिक क्षेत्र में भी यदि होता तो लीडर होना था, कहीं बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन होना था। तो वो एक अंडरनीथ इम्प्रेशन, साइलेंट इम्प्रेशन उनकी पर्सनैलिटी का पड़ गया था। तो वही वो एक मुलाकात थी जिसने आध्यात्मिकता की जो मेरी अस्पष्ट सी खोज उस समय तक चल रही थी उसको नई दिशा प्रदान की, और मैं उस तरफ बढ़ा। जी। और आपने इस बुक में ये भी लिखा है कि उन्होंने जो है आपको लेकर भी कुछ भविष्यवाणियाँ की थी। मैं चाहूँगी उस बारे में भी बताएं आप। हाँ, आपने इस पुस्तक का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। एक्चुअल में किस्सा ये था कि पहली ही मुलाकात में 1 घंटे तक मैं प्रश्न पूछता रहा। उनको तो बोलने का मौका बहुत कम दिया। उस समय मैं बहुत प्रश्न पूछा करता था, अब तो मौन में ज़्यादा रहता हूँ। तो बाद में फिर उठते हुए तो मैंने उनसे कुछ अपने बारे में प्रश्न पूछे। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर सा रहा करता था, तो मैंने उसके बारे में उनसे प्रश्न पूछा। तो फिर एकदम उनके हाव भाव चेंज हो गए, और वे कहती बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर बोलते कि जैसे ही आप दरवाजे के भीतर आए तो आपकी लाइफ के बारे में कुछ मुझे संकेत मिले। अब मैं आपके बारे में 3 भविष्यवाणियाँ करने जा रहा हूँ, और आप इनको ध्यान से सुनिए। तो मैं एकदम से बैठ गया, माता पिता भी वहाँ बैठ गए। तो पहली तो उन्होंने यही भविष्यवाणी की कि आप आने वाले समय में कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनोगे। और आपको पता है, प्रोफेसर बनने का मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। मैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट था और सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। बाद में इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उसमें हुआ नहीं। फिर दूसरी भविष्यवाणी की, कल को आप डॉक्टरेट करोगे। तो डॉक्टरेट, जो एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है वो डॉक्टरेट क्यों करेगा? डॉक्टरेट तो हमारा वही होता है ना कि आप एक हॉस्टल लेने के लिए रख लेते हो जैसे। तो उस दौरान वो भी सुन के तो अच्छा लग रहा था वैसे। और तीसरी कुछ ऐसी भविष्यवाणी थी जिसके बारे में मैं आपको बात नहीं करना चाहूँगा, उसको लिखा भी नहीं है। यदि समय हुआ और परिस्थितियाँ हुई तो उसको ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये 3 भविष्यवाणियाँ उन्होंने की थी। तो सर आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको जो दीक्षा मिली, जो बीज मंत्र मिला, वो कैसे मिला? वो एक्चुअल में उन 1-2 मुलाकातों के बाद की मुलाकात की बात है। पिताजी ने एक बार आए थे घर, तो हमें पता नहीं था वो कौन हैं क्या हैं। एक नागा संत थे, अच्छे थे, विदेश वगैरह में भी जाते थे। तो पिताजी ने उनसे पूछ लिया कि स्वामी जी क्या आप दीक्षा भी देते हैं? और अपना पुराना किस्सा शेयर किया कि आज से 40 वर्ष पहले मेरी मदर के साथ वो कहीं गई थी अपने किसी रिलेटिव के घर। तो वहाँ कोई स्वामी जी आए हुए थे, तो माता जी ने कहा कि भाई चलो दीक्षा ले लेते हैं। तो कहा कि मेरे मुंह से ये निकला था कि हमारे गुरुजी घर आएंगे, हमें घर पे ढूंढेंगे आकर के, तो क्या आप दीक्षा देते हैं? तो स्वामी जी ने थोड़ी देर सोचा, बोला हाँ देता तो हूँ। तो बोला तो अगर हाँ मैं योग्य समझे तो दे दें। तो स्वामी जी ने उन्हें कल आने के लिए कहा, कल सुबह नहा के आना और कुछ मिट्टी ले आना पाँव के नीचे की, और आपने आ जाना। तो बाहर जब पिताजी निकले तो मुझे बोलते तू भी लेना चाहता है दीक्षा? सोच लेना, सोच लेना। क्योंकि इंसिस्ट नहीं किया कि तू भी ले लेना, सोच लेना। अब दीक्षा, यदि दीक्षा का मतलब किसी के प्रति आपको कमिट करना है, तो मैं उस समय कमिट करने वालों में तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं तो आपको कहा विद्रोही स्वभाव का था। लेकिन वो जो पहली 2 मुलाकातें थी, उन 2 मुलाकातों ने शायद दीक्षा न लेने के विचार को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और अगले दिन फिर जा कर के माता पिता के बाद में पता नहीं क्यों सुबह ही खाली खाली सा महसूस कर रहा था, और उनके स्वामी जी के पास चला गया। हमारे दीवान के ऊपर बैठे हुए थे, और उस दिन बहुत आक्रामक से तेवर लग रहे थे, आंखें एकदम गहरी लाल और ट्रांस टाइप की स्टेट में वो लग रहे थे। तो मुझे जाते हैं बैठने के लिए, बोलते हैं कि आप नीचे बैठ जाइए, और फिर अपने दाएं पाँव का अंगूठा, यहाँ जो आज्ञा चक्र होता है, हाँ वहाँ टच करते हैं।
और फिर ये कहते हैं कि यू आर डिफरेंट, वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, विच इज़ वाई आई एम टेलिंग दीज थिंग्स टू यू, आई एम गोइंग टू गिव यू अ बीज मंत्र, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बीज मंत्र। और ये बताया कि ये नागा ट्रेडिशन को बिलोंग करता है और पिछले 5000 वर्षों को क्लेम किया था उन्होंने कि हमारे नागा गुरुओं के द्वारा जो है उनके शिष्यों को ऑरली ट्रांसमिट किया जाता रहा है। तो 6 अक्षर का वो मंत्र था और मुझे ये कहा गया कि आप 15 मिनट इसके साथ ध्यान किया करें। ध्यान का मुझे पता नहीं था ना, उन्होंने बताया। तो मुझे पूछा कि आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि स्वामी जी इसके साथ परहेज़ क्या करने हैं? परहेज़, बड़ी सीधी सी बात, कोई परहेज़, किसी परहेज़ की आवश्यकता नहीं होती है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो परमात्मा स्वयं आते हैं। तो ये भी मेरी बात जो थी मेरे टेम्परामेंट के अनुसार ही थी, तो शायद बहुत सारे परहेज़ बता देते। तो मैंने कहा इसका जप कब करना है, कैसे करना है इसके साथ मेडिटेट? तो कहा जब मर्जी करो। सोते कब हो? मैं कहा सोने का कोई निश्चित टाइम नहीं है। स्टूडेंट थे, 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे, 12, 13, 1 भी बज जाता है। तो कहा कि आप ऐसा किया, सोने से पहले 15 मिनट ध्यान किया करो। बस इतना वो बता करके चले गए। तो ये वो दीक्षा का जो किस्सा आप पूछ रही हैं, बीज मंत्र वाला, ये वो किस्सा। साथ ही आपने इस किताब में ये भी लिखा है कि ये जो मंत्र है ये आपको गूगल पर भी नहीं मिला, आपने काफ़ी सर्च किया तो ये मंत्र आपको गूगल पर भी नहीं है, ये गूगल पे नहीं है, टिल डेट नहीं है गूगल पे। जब इस मंत्र को गूगल के ऊपर ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति कहीं से फीड कर देता है तो वो गूगल के ऊपर चला जाता है। लेकिन चूँकि एक जो वाव टू सीक्रेसी मुझे भी दी गई थी, शपथ दी गई थी कि आप इसको डिस्क्लोज़ नहीं करोगे, तो उसका मैंने आज तक पालन किया। और गूगल पे ये नहीं मंत्र नहीं है। इसके कुछ जो बीजाक्षर साथ में होते हैं, उन बीज अक्षरों का अलग से आपको अर्थ मिल जाएगा, लेकिन कुछ जो बीज अक्षर बीच में थे वे गूगल पे अभी भी नहीं मिलते हैं। जी सर, बहुत ही सुंदर आपकी जर्नी रही कि आपने अध्यात्म के मार्ग पर चलने की सोचा नहीं था, लेकिन आप धीरे धीरे कहाँ आपको दीक्षा तक मिल गई और आप मंत्रों के साथ मेडिटेशन करना आपने शुरू कर दिया। तो सर, जानने को अभी बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। अगले कार्यक्रम में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और जानेंगे कि ध्यान करने के बाद, जब आपने ध्यान शुरू कर दिया तो उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए और आगे जो अलग अलग मास्टर्स आपकी जर्नी में आए और उन्होंने आपको क्या क्या सिखाया, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, अभी तक हमने जाना कि कैसे डॉक्टर प्रिया अभिषेक शर्मा जी की मुलाकात एक हिमालयन योगी से हुई, कैसे उनको दीक्षा मिली। अगले कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे ध्यान के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आया और कैसे ये पुस्तक हम लोगों को शिक्षा देगी कि ध्यान हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन बदले